हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 17 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है हर साल 16 मई को। 16 मई को यह दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का कारण है कि 1960 में थियोडोर मैमन के द्वारा लेजर का सफल संचालन किया गया था। तो इसी को याद करने के लिए हर साल 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने ऑफिशियली तौर पर 20 दिसंबर 2017 को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस की स्थापना की थी। अब हम दोस्तों लाइट यानी प्रकाश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दोस्तों, प्रकाश से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है, यानी प्रकाश जो होता है, जो उसकी विकिरणें होती हैं वो तरंग और कण दोनों के समान काम करती हैं। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था वो किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश का अधिकतम वेग वैक्यूम यानी निर्वात में होता है। वैक्यूम क्या होता है दोस्तों? जैसे आप अभी जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे की पूरी वायु अगर हम निकाल देते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है? वैक्यूम बोला जाता है। तो प्रकाश का जो वेग है वो मैक्सिमम वैक्यूम में होता है। प्रकाश का रंग इसके वेवलेंथ से निर्धारित होता है। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहां पर 10⁸ है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब सूर्य आ जाता है तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। इस प्रकार के क्वेश्चन साइंस में अक्सर पूछे जाते हैं। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उसे काला दिखाई देता है। दोस्तों, उगते हुए और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मई को सिक्किम राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सिक्किम ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में विलय हुआ था। इसलिए 16 मई को इसका स्थापना दिवस या इसका राज्य दिवस मनाया जाता है। सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैपिटल है गंगटोक। यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। इन्हें प्रेम सिंह गोले के नाम से भी जाना जाता है। और स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को। दोस्तों, यहां पर भारत के मैप में सिक्किम की लोकेशन देखिएगा। ये बहुत ही छोटा सा स्टेट है और यह नेपाल, चाइना और भूटान से घिरा हुआ है। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य है भारत का जो नेपाल, भूटान और चाइना से घिरा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में ही है। सिक्किम की स्थापना नामग्याल वंश के द्वारा की गई थी। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में ही है और यहाँ पर प्लास्टिक की जो पानी की बोतलें हैं उन पर प्रतिबंध है। और सिक्किम राज्य पर्यावरण के प्रति सबसे अधिक जागरूक राज्यों में माना जाता है। ठीक है। और सिक्किम भूटान, नेपाल और चाइना से घिरा हुआ है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है रवनीत कौर बनी है। यहां पर कुछ और नाम है जैसे प्रवीण सूद का।
तो दोस्तों प्रवीण सूद जो है वो अभी हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं। लिंडा याकारिनो जो है वो अभी हाल ही में ट्विटर की सीईओ बनी है। मनोज सोनी जो है वो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो रवनीत कौर ने किसका स्थान लिया है? संगीता वर्मा का स्थान लिया है। संगीता वर्मा पिछले साल यानी अक्टूबर से वो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी। दोस्तों पंजाब कैडर की हैं कौन? रवनीत कौर 1988 बैच की हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। तो उनकी जो नियुक्ति की गई है वो कितने साल के लिए की गई है? 5 साल के लिए की गई है, या अगर उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो मान्य होगा और वहीं तक उनका कार्यकाल माना जाएगा। बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो यह भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है और यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया था। यह कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे वैश्विक महिला मुद्दों के लिए गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है अमेरिका का एम्बेसडर। ठीक है। गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट बनी है, ये आप देख सकते हैं। बैडमिंटन एशिया ने उमर्स को तकनीकी अधिकारी समिति का अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया है। अजय बिज एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। इसके अलावा पोलाब रापू मल्लिकार्जुन प्रसाद जो है वो कोल इंडिया के अगले चीफ बने हैं। भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। वेनेसा हडसन क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की नई सीईओ नियुक्त की गई हैं। मेरी लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव जी के द्वारा मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन मिशन लाइफ पर हुए प्रगति को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं, जैसे साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा, कॉल बिफोर यू डिग पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, AIS ऐप आयकर विभाग के द्वारा, संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा, आब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा, और इसके अलावा प्रहरी ऐप BSF और गृह मंत्रालय के द्वारा, और अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरोफ्लेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ड्यूरोफ्लेक्स के द्वारा विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों ड्यूरोफ्लेक्स ने क्रिकेट आइकॉन विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में घोषित किया है। बात करते हैं हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, जैसे स्टार स्पोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लक्सर ने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वाईकॉम 18 ने पूर्व कप्तान MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेप्सी ने रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्यूमा इंडिया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। NMDC ने चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नॉइज ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा अर्बन गब्रू के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बने हैं। नवी टेक्नोलॉजीज ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के द्वारा स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो आपको 2 जगह मिलेगा, ऐप पर और प्लस आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक और ऐप का लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है भारत और बांग्लादेश ने। किसने दोस्तों? भारत और बांग्लादेश ने। तो इस कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप और भारत के 50 स्टार्टअप
एक दूसरे के देश में यात्राएं करेंगे और अपने अनुभव जो हैं वो साझा करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हाल ही में लॉन्च किए गए प्रमुख समझौते डिस्कस करते हैं, यानी कौन कौन से समझौते हुए हैं। तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए अभी हाल ही में IIT बॉम्बे और UIDAI के बीच समझौता हुआ है। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच समझौता हुआ है। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच अभी हाल ही में समझौता हुआ था। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग के लिए भारत और मैक्सिको के बीच समझौता हुआ है। डिजिटल इंफ्रा, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन के बीच अभी हाल ही में समझौता हुआ है। इसके अलावा एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने के लिए सहयोग हेतु समझौता हुआ है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। एयर इंडिया ने 500 नए विमान के लिए एयरबस और बोइंग के बीच समझौता किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हैं, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो पहल नामक कार्यक्रम है इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहां दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, जिससे उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूरी हो सके। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने बच्चों के लिए अभी हाल ही में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड शुरू किए हैं। उत्तर प्रदेश को ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क मिलेगा, यानी यहां पर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिज्नीलैंड की तरह अयोध्या में रामलैंड बनाने की एक योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक सरकारी विभागों में जो वाहन उपयोग किए जाते हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्रूड ऑयल व हथियार व अन्य कारोबार के लिए भारतीय मुद्रा में पेमेंट लेने से इनकार कर दिया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों रूस का कहना यह है कि भारत और रूस के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसमें अब रुपए का उपयोग नहीं किया जाएगा, रुपए लेने से उसने मना कर दिया है। अब हुआ क्या है कि भारत ने बहुत अधिक स्तर पर रूस से अपना व्यापार बढ़ा लिया है। चूंकि रूस से हम अपना तेल बहुत अधिक खरीद रहे हैं तो इसके कारण हम पेमेंट भी अधिक कर रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट हम कर रहे थे अभी तक वो कर रहे थे रुपए में। तो अब रूस का कहना यह है कि रुपए हमारे पास अरबों रुपए रखा हुआ है लेकिन हम उसका कुछ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब हम जो क्रूड ऑयल बेचेंगे, हथियार बेचेंगे या जो भी और कारोबार होगा उसके लिए हम रुपए का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव उनके द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों रूस से बम्पर तेल आयात के कारण भारत का जो व्यापार घाटा है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी भारत रूस से सामान खूब खरीद रहा है लेकिन उसे बहुत कम चीजें बेच रहा है, जिसके कारण रुपए फंसा हुआ है। रुपए कोई और देश ले नहीं रहा है, इसलिए रूस ने कहा है कि उसके पास काम का नहीं है जो रुपया रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप नोट कर सकते हैं। एशिया का पहला सबसी रिसर्च लैब कहां बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका पुणे में। ठीक है, तो सबसी रिसर्च लैब कहां पर बनाया गया है? पुणे में बनाया गया है और यह एशिया का पहला सबसी रिसर्च लैब है। अब ये सबसी रिसर्च लैब क्या है? तो दोस्तों होता क्या है कि जो रिसर्च समुद्र में की जाती है तो उसको समुद्र में ना कर करके एक लैब में किया जाएगा, यानी कि एक पूल बनाया जाएगा और उसमें उसी प्रकार की रिसर्च की जाएगी जिस प्रकार की रिसर्च समुद्र में की जाती है। तो इस प्रकार की जो लैब बनाई गई है उसे क्या कहा गया है? सबसी रिसर्च लैब कहा गया है। तो ये बनाई गई है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे में। ठीक है, इसका उद्देश्य है वैश्विक तेल और गैस उद्योग के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा में क्रांति लाना। अब हम बात करते हैं 2023 में प्रथम घटनाओं की। तो अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन है? कोलकाता मेट्रो। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। हत्या के केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित
चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई में कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शालिजा धामी बनी है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना है? हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, जो कि कर्नाटक में है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? केरल। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह वीक मनाया जाएगा 15 से 21 मई तक। कौन सा वीक दोस्तों? यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। 2023 की थीम याद रखिएगा, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। इस साल यह इसका 7वां संस्करण है। WHO के अकॉर्डिंग हर साल 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, यानी एक्सीडेंट के कारण मारे जाते हैं, और लगभग 50 मिलियन लोग घायल होते हैं। विश्व स्तर पर प्रत्येक 4 में से 1 मौत पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के बीच होती है। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक क्या है? तो यह वीक रोड सेफ्टी और एक्सीडेंट को रोकने के लिए तथा इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है। हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो प्रवासी पक्षी दिवस 2023 मनाया गया है 13 मई को। पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को और विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? लिंडा याकारिनो। महाराष्ट्र में कोस्टल सड़क जो कि मुंबई में है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? संभाजी महाराज के नाम पर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? इंडोनेशिया के बीच। 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? पाशांग दावा शेरपा। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बोप्पला प्रणीत बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से। अमेरिका का कौन सा राज्य जातिगत भेदभाव पर बैन करने के लिए विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बना है? कैलिफोर्निया। हाल ही में किसके द्वारा लगभग 12,000 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 2,500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया है? तो ये भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के द्वारा जब्त किया गया है। वैश्विक आयुर्वेद मेला किस शहर में दिसंबर 2023 में आयोजित किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। किस जनरल नॉलेज के पिटारे में हम देश के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे डिस्कस करते हैं, जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप नोट कर लीजिएगा। आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।